दोस्तों नमस्कार, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटना सार करंट अर्धवार्षिक की पार्ट 4 पढ़ेंगे। पिछली 3 क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सेशंस आपकी आगामी परीक्षा, चाहे वो यूपी आरओआई 2016 की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो, उसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा 16 जुलाई 2020 को दुनिया के 48 देशों की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जारी किया जाता है। इस सूचकांक में पहले 3 स्थान पर क्रमशः चीन, अमेरिका और भारत है। इस सूचकांक में यूरोप, अमेरिका, एशिया प्रशांत के 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों को रैंक प्रदान की गई है। याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप के देश इस इंडेक्स में शामिल नहीं है। इस सूचकांक में प्रत्येक देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख क्षेत्रों बाउंस बैकेबिलिटी, कंडीशन, कॉस्ट और रिस्क में किया जाता है। रिपोर्ट में भारत एक स्थान का सुधार करते हुए शीर्ष 3 गंतव्यों में शामिल हो गया है और यह लागत, प्रतिस्पर्धात्मकता व परिचालन परिस्थितियों के लिहाज से वैश्विक विनिर्माण गतिविधियों का उभरता केंद्र है। सूचकांक में भारत लागत के मामलों में चीन और वियतनाम के बाद तीसरे स्थान पर है। वहीं रिस्क के मामले में भारत की रैंकिंग 30वीं है। अगला टॉपिक देखते हैं। गूगल द्वारा भारत में 75,000 करोड़ के निवेश की घोषणा। 13 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के गूगल के मुख्य सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत 75,000 करोड़ रुपए, लगभग $10 बिलियन के निवेश की घोषणा की। सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑनलाइन बैठक भी की। उन्होंने गूगल फॉर इंडिया के वार्षिक कार्यक्रम में निवेश की घोषणा की। गूगल का यह निवेश मुख्यतः 4 क्षेत्रों में लक्षित है, जैसे हर भारतीय तक उसकी भाषा में सस्ती पहुंच और सूचनाएं उपलब्ध कराना, जरूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना, कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं प्रौद्योगिकी लाभ पहुंचाना। शिक्षा के क्षेत्र में गूगल ने सीबीएसई के माध्यम से इस साल के अंत तक 22,000 स्कूलों को 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। तो वह देश के 2.6 करोड़ छोटे कारोबारियों को गूगल के सर से जोड़कर उनकी मदद भी कर रही है। यह कंपनी दूरदर्शन पर एक प्रशिक्षण श्रृंखला शुरू करेगी जो छोटे कारोबारियों को डिजिटल ढंग से कामकाज में प्रशिक्षित करेगा। गूगल देश की छोटी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद सकती है या फिर उनके साथ साझेदारी भी कर सकती है। गूगल की योजना भारत में उच्च गुणवत्ता और कम कीमत वाले स्मार्टफोन तैयार करना भी है। जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपए निवेश करने और जियो के साथ साझेदारी कर सस्ता 5G स्मार्टफोन बनाने की योजना, जिसे हुवाई का विकल्प माना जा रहा है, इसी योजना का हिस्सा है। तो ये है गूगल के निवेश के बारे में। अगला टॉपिक देखते हैं। श्रीलंका के साथ $400 मिलियन का करेंसी स्वैप समझौता। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2020 में पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ $400 मिलियन का करेंसी स्वैप या मुद्रा अदला बदली समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस विनिमय का उपयोग विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित है। यह मुद्रा अदला बदली का समझौता दोनों देशों के बीच नवंबर 2022 तक मान्य होगा। श्रीलंका ने आरबीआई के साथ यह समझौता सार्क फ्रेमवर्क के तहत किया है। करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत किसी देश का केंद्रीय बैंक किसी अन्य देश के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक को डॉलर प्रदान करता है, जिसे विदेशी केंद्रीय बैंक निर्धारित समय में बाजार विनिमय दर के अनुसार उस देश की मुद्रा के समान धनराशि लौटा देता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तुर्कमेनिस्तान WTO का 25वां पर्यवेक्षक देश। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जनरल काउंसिल की 22 जुलाई 2020 को हुई बैठक में मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा देने की घोषणा की गई। WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा मिलने के बाद तुर्कमेनिस्तान इस व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध बनाने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है। तुर्कमेनिस्तान विश्व व्यापार संगठन 25वां पर्यवेक्षक देश बना है। इस दर्जे के बाद वह इस संगठन के लाभों को प्राप्त करने में सक्षम होगा। ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए तुर्कमेनिस्तान में मई 2020 में आवेदन किया था और आगामी 5 वर्षों के अंदर WTO की पूर्ण सदस्यता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है तुर्कमेनिस्तान ने। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020। संपत्ति सलाहकार कंपनी JAL जॉन्स लैंग लासेल द्वारा 6 जुलाई 2020 को जारी द्विवार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ग्रेटी 2020 में भारत का स्थान 34वां है। तो भारत का स्थान याद रखिएगा।
भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता हेतु राष्ट्रीय IIT ढांचे का एक बड़ा योगदान रहा है। सर्वे में कहा गया कि रियल एस्टेट क्षेत्र में नियामकीय सुधार, बेहतर बाजार आंकड़े और हरित पहलों के कारण भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। 2018 में भारत इस रैंकिंग में 35वें नंबर पर था, तो 2018 की रैंकिंग भी याद रखिएगा। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता में ब्रिटेन जहां शीर्ष पर स्थित है, वहीं अमेरिका दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर स्थित है। तो बस इन 3 का नाम याद रखिए, इतना काफ़ी है। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 65वें, पाकिस्तान 73वें स्थान पर है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में लीबिया 4.73 स्कोर के साथ अंतिम 99वें स्थान पर है। वहीं इथियोपिया 98वें और इराक 97वें स्थान पर है। आगे देखते हैं। इस सूचकांक में डेटा उपलब्धता, इनकी प्रामाणिकता और सटीकता, सार्वजनिक एजेंसियों के साथ साथ रियल्टी क्षेत्र के हितधारकों, लेन देन प्रक्रियाओं, नियामक और कानूनी माहौल सहित संबंधित लागत एवं विभिन्न कारकों का मूल्यांकन करते हुए पारदर्शिता का आकलन किया जाता है। यह सूचकांक 210 संकेतकों पर आधारित है। अगला अपडेट है, भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कमी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 13 जुलाई 2020 को जारी रिपोर्ट विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत में पहले एक दशक में कुपोषित लोगों की संख्या में 6 करोड़ कमी आने का संकेत है। इसमें यह भी बताया गया कि बच्चों में बौनेपन की समस्या कम हो गई है, लेकिन देश में वयस्कों में मोटापा बढ़ रहा है। भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 2004-06 के 24.94 करोड़ से 2017-19 में 18.92 करोड़ हो गई है। प्रतिशत हिसाब से देखें तो भारत की कुल आबादी में अल्पोषण की व्यापकता 2004-06 में 21.7% से घटकर 2017-19 में 14% हो गई है। वहीं 2019 में दुनिया भर में करीब 69 करोड़ लोग कुपोषित हैं। यह संख्या 2018 के मुकाबले 1 करोड़ ज़्यादा है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। तो इतने सारे लोगों का नाम याद कर पाना आसान नहीं है, आप बस संयुक्त राष्ट्र का नाम याद रखिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। भारतीय रेलवे डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाली पहली रेलवे। भारतीय रेलवे ने पहले उच्च वर्धित ओवरहेड इक्विपमेंट लाइन पर पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को चलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारतीय रेल के पश्चिमी रेलवे ने 10 जून 2020 को सफलतापूर्वक विद्युतीकृत क्षेत्र में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाया है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे OHE क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक ट्रेन चलाने वाला पहला रेलवे बन गया है। यह दुनिया में अपनी तरह की पहली पहल है, इसलिए याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इस पहले OHE तार की लंबाई 7.57 मीटर है, जिसका 10 जून 2020 को गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशनों के बीच सफलतापूर्वक संचालन किया गया। तो याद रखिएगा, इसका परिचालन किन 2 स्टेशनों के बीच किया गया है? पालनपुर और बोटाद स्टेशनों के बीच। भारतीय रेलवे की इस उपलब्धि से एक नवीनतम हरित पहल के रूप में ग्रीन इंडिया के महत्वाकांक्षी मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला टॉपिक देखते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून 2020 को दूसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 को जारी किया। इस अवसर पर FSSAI ने नागरिकों के लिए ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19 नामक एक हैंडबुक भी जारी की। तो इस हैंडबुक का नाम याद रखिएगा। इसमें नियमित रूप से पालन की जाने वाली खाद्य सुरक्षा आदतों को रेखांकित किया गया है और स्वास्थ्य तथा पोषण के बारे में सुझाव दिए गए हैं। यह सूचकांक प्रत्येक वर्ष कड़े मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों के आधार पर आंका जाता है। मानक कौन कौन से हैं? मानक संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य प्रशिक्षण की सुविधा, प्रशिक्षण, उपभोक्ता सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण। इस सूचकांक में शामिल राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित राज्य में। 3 शीर्ष रैंकिंग पाने वाले बड़े राज्य हैं गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। शीर्ष रैंकिंग पाने वाले 3 छोटे राज्य हैं गोवा, मणिपुर, मेघालय। वहीं शीर्ष रैंक पाने वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार। तो याद रखिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। वर्ष 2019-20 में बागवानी उपजों के दूसरे अग्रिम अनुमान
ये अग्रिम अनुमान है, परीक्षा की दृष्टि से इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए अगर आपको पढ़ना हो तो। हम स्क्रॉल कर देते हैं एक बार, इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं, ये टेबल में दी हुई है। लेकिन इतना ज़्यादा डेटा एग्ज़ाम के समय याद रहे ये पॉसिबल नहीं है। आप फलों का देख सकते हैं, फलों का कुल उत्पादन 99.07 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2018-19 में 97.97 मिलियन टन रहा था। ठीक है, सब्जियों का उत्पादन भी एक नज़र में देख सकते हैं। सब्जियों का उत्पादन वर्ष 2019-20 में लगभग 191.77 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2018-19 में प्राप्त किए गए उत्पादन 183.17 मिलियन टन की तुलना में 4.7% अधिक है। 2019-20 के दौरान देश में प्याज, आलू, टमाटर के नहीं याद रह सकते, आप छोड़ सकते हैं इनको। बागानी फसलों का देख लीजिए एक बार। 2019-20 के दौरान बागानी फसलों का उत्पादन लगभग 16.24 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि पूर्व वर्ष में 2018-19 में प्राप्त किए गए 16.35 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में कम है। अगला टॉपिक है 2019-20 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा, सीजीए रिपोर्ट, सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 3.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य बजट में निर्धारित किया गया था। राजस्व संग्रहण लक्ष्य से कम रहने के कारण जीडीपी का 3.8% रहने का संशोधित अनुमान, रिवाइज्ड एस्टीमेट, फरवरी 2020 में 2020-21 के बजट में था। 2019-20 में राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट जीडीपी का 3.27%, प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 2.4% रहने का संशोधन अनुमान 2020-21 के बजट में लगाया गया था। केंद्र सरकार के राजस्व एवं व्यय के संबंध में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए की 29 मई 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.6% जहां रहा है, वहीं राजस्व घाटा जीडीपी का 3.27%, प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 2.36% इसमें बताया गया है। अगला टॉपिक देखते हैं, मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग घटाई। लगातार निम्न आर्थिक वृद्धि व बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति के चलते अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सोवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 1 जून 2020 को कर दिया है, जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड में सबसे निचली ग्रेडिंग है। मूडीज की 1 जून 2020 की विज्ञप्ति के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा व स्थानीय मुद्रा में अंकित दीर्घकालिक इश्यूज और प्रतिभूतियों को रेटिंग को Baa2 से घटाकर जहां Baa3 किया गया, वहीं अल्पकालीन स्थानीय मुद्रा रेटिंग को P2 से घटाकर P3 किया गया है। क्रेडिट रेटिंग में यह कटौती कोरोना महामारी के कारण नहीं है, बल्कि पहले से ही गिरती हुई वृद्धि दर के परिणामस्वरूप की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। जनवरी-मार्च 2020 में केवल 3.1% की वृद्धि दर, जो पिछले 8 वर्षों में किसी भी तिमाही में न्यूनतम वृद्धि दर है, को देखते हुए देश की अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय प्रणाली को गहरे दबाव में मूडीज की रिपोर्ट में बताया गया है। क्रेडिट रेटिंग घटने से भारत को विदेशी ऋण प्राप्त करने में दिक्कतें बढ़ेंगी तथा विदेशी निवेश पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मूडीज ने इससे पूर्व 13 वर्ष के अंतराल के पश्चात नवंबर 2017 में भारत की क्रेडिट रेटिंग एक पायदान का सुधार करते हुए इसे Baa3 से बढ़ाकर Baa2 किया था। इसके साथ ही रेटिंग के संबंध में आउटलुक को भी सकारात्मक से सुधार कर स्थिर मूडीज ने उस समय किया था, जिसके बाद नवंबर 2019 में ऋणात्मक इसने कर दिया था। जून 2020 में भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को जहां Baa2 से गिराकर Baa3 मूडीज ने किया है, वहीं इसके लिए आउटलुक को ऋणात्मक पर ही बनाए रखा है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ में याद रखिएगा, इस तरह की स्थिति कोरोना के कारण नहीं है, बल्कि भारत की गिरती वृद्धि दर है। अगला टॉपिक देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2020। वैश्विक अर्थव्यवस्था के निष्पादन एवं संभावना के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की जून 2020 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 24 जून 2020 को जारी की गई। विश्व बैंक की जून 2020 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट की तर्ज पर इस रिपोर्ट में भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना संक्रमण की मार की बात कही गई है, जिसके चलते 2020 के लिए वृद्धि के पूर्वानुमानों में दूसरी कटौती इसने की है। वर्ष 2020 में वैश्विक वृद्धि 3.3% रहने का
पूर्वानुमान IMF ने जनवरी 2020 की रिपोर्ट में व्यक्त किया था, जो अब 4.9% ही अनुमानित है। वर्ष 2021 में वैश्विक वृद्धि 5.4% रहने का पूर्वानुमान IMF की रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है। 2020 में विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी जून 2020 की नवीनतम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में GDP में वृद्धि 5.8% रहने का पूर्वानुमान IMF ने जनवरी 2020 में व्यक्त किया था, जो अब ताज़ा रिपोर्ट में 4.5% अनुमान किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते 2020 में GDP में 4.5% सिकुड़न निगेटिव ग्रोथ का अनुमान कोष की जून 2020 की रिपोर्ट में लगाया गया है। मुद्रा कोष की जून 2020 की इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार में भी भारी मंदी बीते वर्ष 2019 में दर्ज की गई थी। इसमें बताया गया कि 2018 में वस्तुओं व सेवाओं के वैश्विक व्यापार में वृद्धि 3.8% रही थी, जो 2019 में 0.9% ही अनुमानित है। कोरोना संक्रमण के चलते 2020 में वैश्विक व्यापार में 11.9% की गिरावट का पूर्वानुमान कोष की जून 2020 की रिपोर्ट में व्यक्त किया गया था, तो याद रखिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। रिलायंस दुनिया की 48वीं मूल्यवान कंपनी। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 13 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने के साथ ही वह दुनिया की 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कच्चा तेल रिफाइनरी, पेट्रो रसायन, खुदरा, दूरसंचार क्षेत्र में काम करने वाली देश की प्रमुख कंपनी है। शेयर बाजार के आंकड़ों के हिसाब से दुनिया भर में बाजार मूल्यांकन के हिसाब से रिलायंस 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी है। इस श्रेणी में 1700 अरब डॉलर के साथ बाजार पंजीकरण के साथ सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसके बाद एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और अल्फाबेट का स्थान है। तो बस इसमें इतना ही याद रखिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2020। विभिन्न देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI के अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के संबंध में अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट की वर्ष 2020 की रिपोर्ट 16 जून 2020 को विश्व भर में जारी कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI के आंकड़े वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा मई 2020 में जारी किए गए। तो याद रखिएगा, अंकटाड का जो डेटा होता है वो भारत में कौन जारी करता है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। विश्व के विभिन्न देशों में FDI के अंतर प्रवाह व प्रवाह के आंकड़े अंकटाड द्वारा प्रति वर्ष जारी किए जाते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 शीर्षक वाली इस 30वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2017 की तुलना में 2018 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI में वैश्विक अंतर प्रवाह में 13% गिरावट जहां दर्ज की गई, वहीं 2019 में इसमें मामूली वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में यह कुल मिलाकर 1540 अरब डॉलर 1.54 ट्रिलियन डॉलर रहा, जो पूर्व वर्ष 2018 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वैश्विक अंतर प्रवाह 1495 अरब डॉलर 1.495 ट्रिलियन डॉलर था। आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अंकटाड की ताजी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में FDI का अंतर प्रवाह 51 अरब डॉलर रहा, जो 2018 में प्राप्त किए गए 42 अरब डॉलर की तुलना में 21% अधिक है। तो आपके लिए बस इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखिएगा। रिपोर्ट के अनुसार FDI के अंतर प्रवाह के मामले में भारत का स्थान 2019 में 9वां रहा, जो एक वर्ष पूर्व 2018 में 12वां था। तो भारत के लिए अच्छी खबर है। वर्ष 2020 की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विदेश प्रत्यक्ष निवेश FDI का सर्वाधिक 246 अरब डॉलर का अंतर प्रवाह अमेरिका में रहा, जबकि चीन व सिंगापुर इस मामले में दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। 2019 में चीन व सिंगापुर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर प्रवाह क्रमशः 141 व 92 अरब डॉलर रहा है। जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, इसी टेबल में वही दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अंकटाड की इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बाह्य प्रवाह आउटफ्लो के मामले में शीर्ष स्थान जापान का रहा, जहां से 227 अरब डॉलर का बाह्य प्रवाह 2019 में हुआ। 125 अरब डॉलर के बाह्य प्रवाह के साथ अमेरिका, नीदरलैंड,
का इस मामले में क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान है। तो यानी आउटफ्लो में पहले नंबर पर है जापान, फिर है अमेरिका और तीसरे नंबर पर है नीदरलैंड। अंकटाड का सम्मेलन प्रति 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। ऐसा पिछला सम्मेलन अंकटाड कीनिया की राजधानी नैरोबी में 17 से 22 जुलाई 2016 को हुआ था। तो याद रखिएगा, कभी कभी पिछला सम्मेलन भी पूछ लिया जाता है। आगामी 15वां सम्मेलन अंकटाड 15वां सम्मेलन होगा 15वां 18 से 23 अक्टूबर 2020 को बारबाडोस के ब्रिज टाउन में प्रस्तावित है। याद रखिएगा, ये आउटफ्लो में टॉप कंट्रीज की रैंकिंग है। अगला टॉपिक देखते हैं। अबू धाबी की कंपनी मुबाडाला ने जियो मंच में खरीदी 1.85% की हिस्सेदारी। जून 2020 में अबू धाबी स्थित संप्रभु निवेशक मुबाडाला ने रिलायंस उद्योग की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जियो मंच में 1.85% हिस्सेदारी को 9,093.60 रुपये में खरीदने की घोषणा की। यहाँ पे करोड़ होगा, इतने रुपए में थोड़ी ना इतनी हिस्सेदारी मिल जाएगी। आगे देखते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। जियो मंच भारत में उच्च गुणवत्ता सस्ती डिजिटल सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित एक अगली पीढ़ी का प्रौद्योगिकी मंच है जिसके 388 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। याद रखिएगा, मुबाडाला अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के बाद अबू धाबी में दूसरा बड़ा राज्य निवेशक है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है। अबू धाबी की कंपनी मुबाडाला ने जियो मंच में 1.85% की हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की शीर्ष 100 तकनीकी कंपनियों की सूची में 2 भारतीय कंपनियां शामिल। 16 जून 2020 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी 100 तकनीकी कंपनियों की भारत की 2 कंपनियों को शीर्ष तकनीकी फर्म की सूची में शामिल किया है। उन्नत तकनीक पर आधारित दुनिया भर की 100 कंपनियों की सूची में भारत की जेस्टिमनी और स्ट्री लैब्स को शामिल किया गया है। इनके नाम थोड़ा अलग है, हो सकता है इसको एग्जाम में पूछ लिया जाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा, जेस्टिमनी भारत में कर्ज सुविधा ऐसे लोगों तक पहुंचाती है जो पारंपरिक तरीकों से बैंक तक नहीं पहुंच बना पाते हैं। वहीं स्टी लैब्स डेयरी उत्पादों को फार्म से सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करती है। जेस्टिमनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित उधार मंच का प्रयोग वित्तीय सेवा उद्योग में बदलाव लाने हेतु किया है। यह एक ऐसा मंच है जो उपभोक्ताओं को समर्थन करने के लिए मोबाइल तकनीक, डिजिटल बैंकिंग का उपयोग करता है और आसान शर्तों वाली EMI सुविधा प्रदान करता है। बात करते हैं स्टी लैब्स की। स्टी लैब्स बेंगलुरु स्थित अपनी तरह की पहली ऐसी फर्म है जो खेत से उपभोक्ता तक दुग्धालय की आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटल बनाने के लिए कार्य कर रही है। तो दोनों का ही नाम याद रखिएगा। विश्व की शीर्ष 100 तकनीकी कंपनियों में भारत की 2 कंपनियां शामिल हैं, जेस्टिमनी और स्ट्री लैब्स। ओके, अगला टॉपिक है। रेलवे ने पहली पार्सल ट्रेन बांग्लादेश भेजी। भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश के बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले के रेड्डीपलम से सूखी मिर्च की एक विशेष मालगाड़ी भेजी। 11 जुलाई 2020 को रवाना हुई 16 पार्सल वैन से युक्त एक विशेष पार्सल एक्सप्रेस मालगाड़ी बांग्लादेश के बेनापोल तक पहुंची। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डीपलम से बांग्लादेश के बेनापोल तक। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आंध्र प्रदेश में गुंटूर और उसके सीमावर्ती इलाका मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मिर्च अपने बेहतरीन स्वाद और ब्रांड के लिए प्रसिद्ध है। इस मिर्च को सनम मिर्च भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। क्रय शक्ति समतुलता PPP परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत की GDP। 23 जून 2020 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक स्थिति को प्रस्तुत किया। रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति समता PPP के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः चीन और अमेरिका हैं। वर्ष 2017 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के कुल 1,19,547 बिलियन डॉलर में भारत की GDP का योगदान 6.7% 8,051 बिलियन डॉलर है, जबकि चीन का इस मामले में 16.4 और अमेरिका का 16.3 है। तो भारत का योगदान याद रखिएगा वैश्विक GDP में कितना है,
6.7%। इस रिपोर्ट में भारत के बाद जापान, जर्मनी और रूसी संघ का स्थान है। अगला टॉपिक देखते हैं, नमामि गंगे कार्यक्रम को विश्व बैंक का $400 मिलियन का ऋण। विश्व बैंक ने 8 जुलाई 2020 को गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए चलाए जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम को $400 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की। तो इतना ही याद रखिएगा, सफिशिएंट है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच हुए इस ऋण समझौते का उद्देश्य गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। $400 मिलियन की प्रतिबद्धता में $381 मिलियन का ऋण और $9 मिलियन तक की प्रास्ताविक गारंटी शामिल है। अगला टॉपिक देखते हैं, सहकारी बैंक आरबीआई के नियंत्रण में। जून 2020 को भारत सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के तहत देश की सभी शहरी सहकारी बैंकों, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में रखने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की। इस बारे में घोषणा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। अध्यादेश आ जाने के बाद 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहुराज्य सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की परिप्रेक्षी शक्तियों के अंतर्गत आ जाएंगी। आरबीआई की शक्तियां जिस तरह से सूचीबद्ध बैंकों पर लागू होती हैं, शेड्यूल बैंक पर लागू होती हैं, उसी तरह सहकारी बैंक पर भी लागू होंगी। सरकार का यह निर्णय बैंकों में 86 मिलियन से अधिक जमाकर्ताओं की 4.84 ट्रिलियन राशि को सुरक्षित रखने के आश्वासन देने के लिए लिया गया है। अगला टॉपिक देखते हैं, 15,000 करोड़ रुपए के AHIDF की स्थापना सरकार को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जून 2020 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पशुपालन एनिमल ढांचा विकास फंड, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। इस फंड की स्थापना 15,000 करोड़ रुपए से की जाएगी, जो डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण के साथ साथ मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्र में पशु आहार संयंत्रों में बुनियादी ढांचे के निवेश को प्रोत्साहित करेगा। इस फंड से योग्य लाभार्थी किसान उत्पादक संगठन FPO, MSME सेक्शन 8 कंपनियां, निजी कंपनियां और निजी उद्यमी होंगे। योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 10% की मार्जिन राशि का योगदान करना होगा, जबकि शेष 90% की राशि अनुसूचित बैंक द्वारा कर्ज के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। भारत सरकार योग्य लाभार्थियों को ब्याज पर 3% की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। AHIDF का फुल फॉर्म क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। इसी की स्थापना की मंजूरी दी गई है। कितना है फंड? 15,000 करोड़। अगला टॉपिक देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज। कोविड-19 संक्रमण के कारण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री ने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस पर जोर देते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज, जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम भी दिया गया है, की घोषणा की। तो आप याद रखिएगा 4L क्या है? लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस। ओके। लॉकडाउन का पहला चरण शुरू होने के 36 घंटे के भीतर 26 मार्च को घोषित रुपए 193 लाख करोड़ के पहले आर्थिक पैकेज में उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया था जिन्हें राहत की तत्काल आवश्यकता थी। इसके अंतर्गत रुपए 1.70 लाख करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, जिसमें अगले 3 महीनों के लिए गरीबों को 10 kg अनाज, गेहूं, चावल व 1-1 किलो दाल प्रदान कर 80 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा था। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत कितना अमाउंट एलोकेट किया गया था? 1.70 लाख करोड़, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किसानों, मनरेगा से जुड़े परिवारों, विधवाओं, दिव्यांगों व जनधन से जुड़ी महिलाओं के बैंक खातों में DBT द्वारा सहायता राशि का अंतरण करने तथा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को 3 माह तक मुफ्त में सिलेंडर, 8 करोड़ से अधिक BPL परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्रदान करने की घोषणा की गई। EPFO के तहत आने वाले 15,000 प्रति माह से कम वेतन पाने वाले कर्मियों, कर्मचारी, नियोक्ताओं को राहत तथा स्वास्थ्य कर्मियों व पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रुपए 50-50 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराने की घोषणा। 20 लाख लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य इसमें शामिल था, ठीक है। तो ये विभिन्न योजनाओं के जो वित्तीय भार हैं वो दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा।
रुपये 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज जो कि जीडीपी का लगभग 10% है की घोषणा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दूसरे चरण में 12 मई 2020 को की। तो बस इतना ही याद रखिएगा। आगे देखते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 2, प्रवासियों को अगले महीने तक निःशुल्क अनाज की आपूर्ति। प्रवासी लाभार्थियों के लिए मार्च 2021 तक देश के किसी भी कोने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उपयोग कर उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने की व्यवस्था। एक देश एक राशन कार्ड। प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए के आवास परिसरों की योजना शुरू की गई। शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों को 12 महीने के लिए 2% ब्याज की छूट, 15,000 करोड़ रुपए की राहत। तो याद रखिएगा शिशु मुद्रा लोन में अगले 12 महीने के लिए 2% ब्याज की छूट की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा। रेहड़ी पटरी वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के माध्यम से आवासन क्षेत्र मध्यम आय समूह को 17,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। रोजगार उपलब्ध कराने के प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा फंड से 6,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। नाबार्ड के जरिए किसानों को 30,000 करोड़ की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत निधि। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ की रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत 13 मई को घोषित पहले खंड में रुपये 5,94,550 करोड़ के राहत पैकेज में आत्मनिर्भर पर विशेष बल दिया गया। इसके लिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया तथा उनके लिए परिभाषाओं में परिवर्तन भी किए गए। तो परिभाषाएं देख लीजिए क्या परिवर्तन किया गया है, स्टेटमेंट देकर इसको पूछा जा सकता है। सूक्ष्म इंटरप्राइजेस मैक्रो इंटरप्राइजेस के दायरे में अभी तक विनिर्माणी क्षेत्र की उन इकाइयों को शामिल किया जाता था जिनमें अधिकतम रुपये 25 लाख, सेवा क्षेत्र के उद्यमों के मामले में अधिकतम 10 लाख तक का निवेश हो। नई परिभाषा के अंतर्गत अब विनिर्माणी व सेवा क्षेत्र दोनों ही मामलों में ऐसे उद्यमों को सूक्ष्म इकाई माना जाएगा जिनमें अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक तथा साथ ही जिनका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक हो। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं लघु इकाई स्मॉल एंटरप्राइजेज में अभी तक ऐसी इकाइयों को शामिल किया जाता था जिसने अधिकतम निवेश विनिर्माणी इकाइयों के मामले में 5 करोड़ रुपए तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों के मामले में 2 करोड़ तक हो। नई स्वीकृत परिभाषा के तहत अब विनिर्माणी व सेवा दोनों ही क्षेत्रों में ऐसी इकाइयों को लघु उपक्रम में शामिल किया जाएगा जिनमें अधिकतम 10 करोड़ तक का निवेश हो, साथ ही जिनका सालाना टर्नओवर रुपए 50 करोड़ से कम हो। याद रखिएगा। अगला देखते हैं मीडियम इंटरप्राइजेस। ऐसी इकाई को अभी तक माना जाता था जिसमें विनिर्माणी क्षेत्र की इकाई के मामले में अधिकतम निवेश 10 करोड़, सेवा क्षेत्र के मामले में अधिकतम 5 करोड़ तक हो। 13 मई 2020 को घोषित नई परिभाषा के तहत अब विनिर्माणी व सेवा क्षेत्र दोनों में ही सभी इकाइयों को मध्यम इकाई माना गया जिसमें अधिकतम रुपए 20 करोड़ तक का निवेश, साथ ही जिनका सालाना टर्नओवर रुपए 100 करोड़ तक हो। याद रखिएगा। इस परिभाषा का पुनः विस्तार केंद्रीय मंत्रिमंडल 1 जून 2020 की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत किया गया तथा रुपए 50 करोड़ तक के निवेश वाली इकाइयों को जिनका टर्नओवर 250 करोड़ तक हो को मध्यम उपक्रमों के तहत शामिल किया गया। ठीक है, निर्यात किए गए उत्पादों सेवाओं के मूल्य को किसी भी श्रेणी के एमएसएमई उपक्रमों के लिए टर्नओवर की इन सीमाओं में शामिल नहीं किया जाएगा। पैकेज की इस खंड में निम्नलिखित राहतें इस प्रकार हैं। तो ये राहतें आपको दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। इतना सारा डेटा आप नहीं याद रख पाएंगे, फिर भी मोटा मोटा आप देख सकते हैं। कृषि क्षेत्र में जो विभिन्न आवंटन किए गए उनमें से आप याद कर सकते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को, कृषि आधारित संरचना कोष को, पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को और मधुमक्खी पालन को। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं रक्षा विनिर्माणी उद्योगों में ऑटोमेटेड रूट के तहत एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा भी इसी खंड में की गई। आगे देखते हैं 26 मार्च को घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, इसको जरूर याद रखिएगा, इसकी पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। साथ में डेट भी याद रखिएगा 26 मार्च।
आगे देखते हैं आर्थिक पैकेज एक दृष्टि में। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50-50 लाख रुपए का बीमा कवच। महिला जनधन खातों में 3 माह तक रुपए 500-500 प्रति माह अंतरण, याद रखिएगा। उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 3 माह तक निःशुल्क गैस सिलेंडर। मनरेगा के तहत मजदूरी दर 182 प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। 3 करोड़ निर्धन वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं व दिव्यांगों के खाते में रुपये हजार अनुग्रह राशि का अंतरण। बैंक टर्म लोन्स की ईएमआई भुगतान में 3 माह की राहत। सूक्ष्म लघु मध्यम के लिए अब नई परिभाषा, तो इन परिभाषाओं को एक बार पढ़ लीजिएगा। साथ में मध्यम की परिभाषा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जून 2020 को दोबारा रिवाइज करी, उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। घरेलू कंपनियों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए रुपए 200 करोड़ तक के सरकारी कार्यों के लिए ग्लोबल टेंडर आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। प्रोविडेंट फंड के लिए कर्मचारी व नियोक्ता दोनों के ही अंशदान 3 माह के लिए 12% से घटाकर 10% किए गए। राज्य व केंद्र सरकार के उपक्रम पूर्ववत 12% योगदान करते रहेंगे। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथियां 31 जुलाई 2020 व 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई। विवाद से विश्वास योजना के तहत बिना अतिरिक्त शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप विवाद से विश्वास योजना पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक है दिसंबर 2019 तक भारत पर विदेशी ऋण। दिसंबर 2019 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति के संबंध में अनंतिम आंकड़े वित्त मंत्रालय द्वारा 30 मार्च 2020 को जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2019 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण एक्सटर्नल डेट 563.9 अरब डॉलर था, जो एक वर्ष पूर्व दिसंबर 2018 के अंत में 521.2 अरब डॉलर था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इस प्रकार 2019 के दौरान विदेशी ऋण भार में 20.8 अरब डॉलर 1.2% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि याद रखिएगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार ऋण भार में यह वृद्धि मुख्यतः बाह्य वाणिज्यिक उधारियों एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग में वृद्धि के कारण हुई है। इसमें आगे बहुत कुछ दिया हुआ है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। वैश्विक मंदी से ग्रसित भारत का विदेशी व्यापार कोरोना काल से पहले ही भारी मंदी का शिकार 2019-20 में रहा है। 2019-20 में ही देश के वस्तुगत निर्यात व आयात में भारी गिरावट दर्ज की गई। 2019-20 में देश के विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़े वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2020 को जारी किए थे। इन आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत के कुल निर्यात, वस्तुगत निर्यात, सेवा के निर्यात में 528.45 अरब डॉलर के रहे हैं, जो कि पूर्व वर्ष 2018-19 में किए गए निर्यात की तुलना में 1.36% कम है। संदर्भित वर्ष में देश के वस्तुगत एवं सेवाओं के कुल आयात 598.61 अरब डॉलर के अनुमानित किए गए हैं, जो पूर्व वर्ष की तुलना में 6.33% कम है। विदेशी व्यापार के इन आंकड़ों में सेवाओं के व्यापार के आंकड़े फरवरी 2020 तक के ही हैं, ठीक है। आगे हम टेबल देख लेते हैं, एक नज़र में आप उसको समझ लेंगे। ये विदेशी व्यापार के आंकड़े दिए हुए हैं 2018-19, 19-20। देखिए, निर्यात में 4.78% की गिरावट दर्ज की गई, आयात में 9.12 की गिरावट दर्ज की गई, ठीक है। व्यापार शेष ये दिया हुआ है, ऊपर डॉलर में दिया हुआ है, नीचे रुपए में दिया हो। तो रुपए में देखें तो निर्यात में गिरावट आई है 3.52, वहीं आयात में आई है 7.98, ठीक है। सेवाओं का व्यापार देख सकते हैं आप, अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान 2019-20। अभी हमने कुछ ही देर पहले बागानी फसलों के अग्रिम अनुमान पढ़े थे। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 19-20 के प्रमुख खाद्यान्न, तिलहनों, अन्य वाणिज्यिक उपजों का तीसरा अग्रिम अनुमान 15 मई 2020 को जारी किया गया। प्रस्तुत नवीन आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में गेहूं, चावल व मोटे अनाज का उत्पादन अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर रहा, ठीक है, जिससे कुल खाद्यान्न उत्पादन भी अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है।
इन आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 295.67 मिलियन टन रहा, जो अब तक का सर्वोच्च है। तो इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख फसलों के अग्रिम अनुमान देख लेते हैं, उत्पादन के कितने रहेंगे। कुल खाद्यान्न 295.67 मिलियन टन रिकॉर्ड है ये। चावल 117.94 मिलियन टन, गेहूं 107.18 मिलियन टन रिकॉर्ड है। उसके बाद दलहन देख लीजिए 23.01 मिलियन टन, चना देख लीजिए 10.90 मिलियन टन, सोयाबीन देख लीजिए 24.24 मिलियन टन। ठीक है, आपको बस जिसमें रिकॉर्ड पैदावार होने वाली है उनको देख लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप गन्ना भी देख सकते हैं 358.14 मिलियन टन। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, सत्र 2020 के लिए नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद सत्र 2020 के लिए नारियल का समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा मार्च 2020 में की गई। मिलिंग खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 9,521 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 9,960 रुपये प्रति कुंतल किया गया, जबकि बाल खोपरा का समर्थन मूल्य रुपये 10,300 प्रति कुंतल किया गया है। ठीक है, 2019 सत्र में बाल खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 9,920 रुपये प्रति कुंतल था, जिसको बढ़ाकर अब कर दिया गया 10,300 रुपये प्रति कुंतल। आगे देखते हैं, ज्ञातव्य है कि नारियल के कुल उत्पादन व उत्पादकता के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, वर्ष 2020-21 की खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य। 2020-21 की खरीफ फसलों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की घोषणा केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को की। नए समर्थन मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं ताकि किसानों को उनकी उपज को की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का न्यूनतम 1.5 गुना मूल्य प्राप्त हो सके। इस आधार पर नाइजर सीड, कपास, सूरजमुखी, उड़द, अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि इस वर्ष की गई है। देख लेते हैं कितनी कितनी वृद्धि हुई है। टेबल में आप देख सकते हैं, ये 20-21 का और 19-20 का दे रखा है, और जो वृद्धि हुई है वो यहाँ पे दे रखी है। धान का देख लीजिए आप, इसमें 53 रुपये की वृद्धि हुई है प्रति कुंटल, तो अब हो गया है 1,868। धान ग्रेड ए का भी यही है। आगे आप तूर दाल का देख सकते हैं, उड़द का देखिए, इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, मूंगफली का देख लीजिए, सूरजमुखी बीज का देखिए, सोयाबीन का देखिए, इसमें 170 रुपये की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है नाइजर सीड में, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 755 रुपये। ठीक है, अब कितना हो गया है 6,695, जो पहले था 5,940, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। सोयाबीन भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी 5वें स्थान पर। 22 जुलाई 2020 को जारी फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी 21वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गए हैं। मार्च में जारी फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में 21वें स्थान पर थे। फोर्ब्स की नवीनतम सूची में अंबानी की कुल संपत्ति 36.8 अरब डॉलर से बढ़कर 74.6 अरब डॉलर हो गई है। उनकी संपत्ति में वृद्धि में रिलायंस जियो का सबसे बड़ा योगदान, जिसमें अब तक 14 कंपनियों ने लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश किया है। तो बस इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं पहले स्थान पर कौन है, फेसबुक, दूसरे स्थान पर है सिल्वर टेक। ठीक है, विश्व के अरबपतियों की फोर्ब्स की सूची 2020। अमेरिका की व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के अरबपतियों की सूची 7 अप्रैल 2020 को जारी की। सूची के अनुसार विश्व में अरबपतियों की कुल संख्या 2095 बताई गई है, जबकि पिछले वर्ष 2019 में ऐसी फोर्ब्स सूची में अरबपतियों की संख्या 2153 फोर्ब्स द्वारा आकलित की गई थी। फोर्ब्स की वर्ष 2020 की सूची में भारत के 102 अमीरों को स्थान दिया गया है, जबकि वर्ष 2019 में इस सूची में 106 भारतीय शामिल थे। फोर्ब्स की 2020 की सूची में शामिल भारतीयों में शीर्ष स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी का है। यह लगातार 13वां वर्ष जब फोर्ब्स आकलन में
मुकेश अंबानी भारत के सर्वाधिक अमीर बताए गए हैं। यह लगातार 34वां वर्ष जब विश्व के अरबपतियों की सूची फोर्ब्स द्वारा जारी की गई है। वर्ष 2020 की अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस का है। इस प्रकार विश्व के सबसे धनी व्यक्ति होने का उनका दर्जा 3 वर्षों से बरकरार है। उन्हें यह दर्जा पहली बार पिछले वर्ष 2018 में प्राप्त हुआ था। उससे पूर्व 24 वर्षों में 18 बार माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स फोर्ब्स आकलन में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति माने गए थे। फोर्ब्स के इस 34वें वार्षिक आकलन में बिल गेट्स को विश्व का दूसरा सर्वाधिक धनाढ्य बताया गया है। बिल गेट्स की नेट वर्थ 98 अरब डॉलर इस वर्ष आकलित की गई है। यह है विश्व के 10 शीर्ष अमीरों की लिस्ट। जेफ बेजोस अमेरिका के, बिल गेट्स दूसरे स्थान पर हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग 7वें स्थान पर है। सूची में शामिल भारत की सर्वाधिक धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी विश्व रैंकिंग में 21वें नंबर पर, भारत में प्रथम नंबर पर है। ठीक है, बाकी लोगों की रैंकिंग याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर आप देख सकते हैं देखना चाहें तो। अगला टॉपिक देखते हैं, तोमान ईरान की नई मुद्रा। गंभीर मुद्रास्फीति के संकट से गुजर रहे ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलने का निर्णय लिया है। रियाल की जगह अब पर नई मुद्रा तोमान लाने के लिए एक विधेयक ईरानी संसद मजलिस में 4 मई 2020 को पारित किया गया। तो तोमान का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ईरानी संसद का नाम है मजलिस। संसद द्वारा पारित विधेयक के अनुसार ईरान की मुद्रा को अब तोमान नाम दिया जाएगा तथा एक तोमान का मूल्य 10,000 रियाल ईरान की मौजूदा मुद्रा होगा। इस प्रकार ईरान की मुद्रा से 4 शून्य हटाए जाएंगे। रियाल को तोमान से पूर्णतः प्रतिस्थापित करने के लिए 2 वर्ष का समय ईरान के केंद्रीय बैंक को दिया गया है। निरंतर गिरते हुए रियाल को सबसे बड़ा धक्का 2018 में उस समय लगा था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2015 में संपन्न न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने की घोषणा कर दी थी। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार डॉलर व रियाल के बीच विनिमय दर 40,000 रियाल प्रति डॉलर हो गई थी, जबकि खुले बाजार में इसका लेन देन 1,50,000 रियाल प्रति डॉलर तक पहुंच गया था। ऐसे में मुद्रा के मूल्य के ह्रास के लिए विधेयक 2019 में शुरू हुई ईरान संसद में लाया गया था, जिसे मंजूरी अब 4 मई 2020 को मिल गई है। तो आपको याद रखना ईरान की नई मुद्रा है तोमान, जिसे रिप्लेस किया गया है रियाल से। रियाल को, हाँ सही है। अगला टॉपिक देखते हैं, 10 बैंकों के विलय के बाद देश में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या 12 हुई। बैंकिंग क्षेत्र में मजबूती लाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को आपसी विलय की इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 अगस्त 2019 को की थी। यह विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया है। इस विलय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 6 बैंकों का विलय 4 अन्य बैंकों में हो गया है, जिससे देश में सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्या 12 हो गई है। विलय के तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी व यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में तथा आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ है। देश में वित्तीय क्षेत्र में अब तक इस सबसे बड़े विलय के चलते विलियत बैंकों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक व इलाहाबाद बैंक के खाता धारकों के कस्टमर आईडी, खाता नंबर आदि बदल गए हैं। बैंकों के इस महाविलय से 1 वर्ष पूर्व सार्वजनिक क्षेत्रों के 2 अन्य बैंकों देना बैंक व विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 को किया गया था, जबकि भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक के 5 अनुषंगी बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलय 1 अप्रैल 2017 को हुआ था। ठीक है, नए महाविलय के पश्चात देश में 1 अप्रैल 2020 से सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या 12 रह गई है। तो ये हैं देश के सार्वजनिक बैंक जो अब रह गए हैं। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के 22 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भी भारत में कार्यरत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है आज के करंट अफेयर्स जो हमने कवर किए हैं। आप चाहें तो जून जुलाई का करंट अफेयर पढ़ने के लिए इसी चैनल के
मंथली वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।